This is an ABP Life podcast. चुनावी मौसम है और खूब सारे बयान, पलटवार, ऊपर से गर्मी और राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, यह आम बात है चुनावी मौसम में। लेकिन कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते और हासन सीट से सांसद, जहां से वह फिर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना पर 1000 महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। वह फिलहाल देश से फरार है। मैं हूं व्यालोक और इस पूरे मसले पर मैं बात करूंगा शिवाजी सरकार जी से। वह IIMC में प्रोफेसर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन इस तरह का भयंकर आरोप, विभत्स आरोप, और जिसके बारे में कर्नाटक महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी जी ने कहा है कि वह पूरा वीडियो नहीं देख सकी, वह वीडियो इतना विभत्स है, और 1000 महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप। पहली प्रतिक्रिया क्या आती है दिमाग में एक पॉलिटिकल कमेंटेटर होने के नाते? पहली प्रतिक्रिया तो ये आती है कि ये जब सांसद थे और इतने दिनों तक सांसद रहे और इतने दिनों से लगातार इस तरह के कर्म करते रहे, कुकर्म करते रहे, तो ये किसी महिला ने या पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? सबसे पहली सवाल तो ये है, क्या डर था जिस तरह से ये तो स्टोक में सामने वो नहीं आया? तो ये तो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि एक जो है एक सांसद जो देश का एक सर्वमान्य और सर्वोच्च नेता के रूप में होता है, वो इस प्रकार के व्यवहार महिलाओं के साथ करता रहा और खुलेआम घूमता रहा, किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई। और एक सवाल उसके साथ ये भी जुड़ता है कि चुनाव जिस दिन खत्म हो गया उसके दूसरे दिन ये सारे वीडियो अवेलेबल होते हैं। हासन में चुनाव हो चुका है। जी हाँ, हासन में चुनाव हो चुका है, उसके दूसरे दिन ये वीडियो सबको मिलता है। और तब तक जो है रेवन्ना जो है देश के बाहर चले गए होते हैं जी। और इसी दौरान जो है जो वर्तमान सरकार है SIT का निर्माण करती है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं क्रिमिनल है और एक राजनीतिक है। क्रिमिनल उनका जितने भी एक्शंस हैं और जिस तरह से भी महिलाओं का किया, जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है, तो मेरे ख्याल में जो आ रही है वो जिन्होंने जो किया है उससे बहुत कम आ रही है। और 1000 महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार अपने आप में मेरे ख्याल में पोर्नो इंडस्ट्री में भी शायद ऐसा नहीं होता होगा जैसा कि उन्होंने किया है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है। तो इस पर एक्शन इतने दिनों से क्यों नहीं हुआ? 5 साल वो सांसद रहे, उससे पहले भी वो पॉलिटिक्स में रहे, और ये चीजें कोई अचानक एक दिन में हुआ नहीं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गहरा सवाल उठाता है कि क्या किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके बारे में जाके शिकायत करे। दूसरी चीज, जैसे ही ये शिकायत आई, जो भी सरकार रही, जिस वक्त भी रही, उन्होंने तुरंत जो है ये तो क्रिमिनल केस है, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्या ये चुनाव, देखिए इसमें 2 चीजें होती हैं। कई बार जो सरकार, अगर पुरानी सरकार रही है, उनके सामने ये चीज रही है, उन्होंने इसको इग्नोर किया, तो अपने आप में एक क्राइम है। और जिन्होंने भी उसको दबाया और उस एरिया के जो अगर सर्कल अफसर वगैरह हैं, वो सारे इसके लिए जिम्मेवार हैं कि ऐसे क्रिमिनल को उन्होंने कैसे छोड़ के रखा और उस पर एक्शन क्यों लिया। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ वर्तमान सरकार को उस वक्त जो सर्कल अफसर वहां रहे हैं और उनके साथ जो भी ये उसकी जो मातहत उनके सारे रहे हैं, उन सबको तुरंत देके पहले तो जेल में डालना चाहिए। ये क्रिमिनल लॉ में पावर्स हैं ये। जी, चौंकाने वाली बात इसमें कई सारी हैं सर। जैसे कि वह कहा जा रहा है कि उन्होंने लगभग 1000 महिलाओं के साथ दुराचार किया है, और इन महिलाओं में घरेलू सहायिका से लेकर बड़ी कॉरपोरेट अधिकारी, नौकरशाह तक शामिल हैं। और आपने जैसा कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, दोहराऊंगा कि किसी ने कहीं भी कोई रपट नहीं लिखाई, कोई शिकायत नहीं। लेकिन यहाँ मेरा सवाल एक दूसरा है कि क्या शुचिता और स्वच्छता का दावा करने वाली बीजेपी अब
जेडीएस से अपना संबंध तोड़ेगी, गठबंधन खत्म करेगी? नहीं, अगर आप नैतिक मूल्यों के अनुसार कहें तो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे हालत में जेडीएस के साथ वो करना चाहिए, पर उसमें कई बार कई राजनीतिक कारण निकाल लिए जाते हैं और पार्टी को बरी करवा लिया जाता है और बाकी चीजें चलती है, क्योंकि इस वक्त चुनाव में संख्या का महत्व बहुत ज्यादा है। तो अब ये देखने की बात है कि बीजेपी ये करेगी या नहीं करेगी, पर जो प्रश्न आपका है उसके हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से निश्चित रूप से जेडीएस से अलग हो जाना चाहिए। और चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए, या चुनाव आयोग में किसी ने अगर शिकायत की है इस विषय में, तो चुनाव आयोग क्या करेगी इस संबंध में, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। चुनाव आयोग के लिए भी एक जो है एक नई चीज होगी, किस प्रकार के उसमें वो एक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, किस प्रकार से ले सकते हैं। ये चुनाव आयोग के सामने एक विडंबना भी होगी कि चुनाव आयोग के जितने भी अधिकार है, किन अधिकारों में आता है कि नहीं कि हसन में जो है दोबारा इलेक्शन कराएं। ठीक है, अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि उसमें फिर ये आएगा कि जब तक उनकी क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग उसमें हाथ न डाले, ये भी एक चीज होती है। पर जो चीज हुई है वो निश्चय ही अति निंदनीय है। और हम ये भी देख रहे हैं कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई अभी तक कोई रिएक्शन आया है? मैंने कम से कम नहीं देखा। वो भी होना चाहिए, कम से कम इस घटना की तीव्र निंदा तो उनको करना ही चाहिए। और सीधी सी बात है कि ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इन महिलाओं ने, जो भी महिलाओं का जिस तरह से इन्होंने उपयोग किया, उन सभी ने क्यों नहीं इस पर कोई रिपोर्ट दर्ज कराई। और अब जो है वो वीडियो एविडेंस सामने है, उसके हिसाब से क्या वो कर सकते हैं, ये उनको देखने की बात होगी। जी, बीजेपी का अभी तक इस पर कोई बयान आना बाकी है, हम सभी प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। और कर्नाटक की राजनीति में अब बहुत कुछ, खासतौर से इस चुनाव में 2 फेज अभी निकल चुके हैं। कर्नाटक का एक फेज निकला है, लेकिन वैसे मैं राष्ट्रीय स्तर पर, और कर्नाटक का मुद्दा पूरे राष्ट्रीय चुनाव को प्रभावित करेगा, ऐसी संभावना भी कम है। तो शायद इसको मैं नहीं मानता करने की कोशिश करें। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि चयन करना। देखिए, इस वक्त अगर एनडीए के साथियों के खिलाफ इस तरह का कोई भी मुद्दा आता है तो मेरे ख्याल में वो राष्ट्रीय मुद्दा जरूर बनेगा जी। और वो राष्ट्रीय मुद्दा बनने के साथ साथ ये नहीं कि कर्नाटक के दूसरे फेज का जो चुनाव है उसी में इसका इफेक्ट पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये जो 1 मई को भी जो चुनाव हो रहा है उस पर भी इसका असर पड़ सकता है, भारी असर पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, जनता बहुत सारी चीजें जो है सामान्य रूप से ले लेती है, महंगाई पर कई बार उनका दोहरा रुख होता है, और इस तरह की जो मुद्दे होते हैं जो जनमानस को कई तरह से आघात करते हैं, उन पर लोग दूसरे तरह से बात करते हैं। राम मंदिर के उस पर भी दोहराए हो जाती है। पर इस प्रकार का जब कोई क्रिमिनल केसेस होता है और खास करके महिलाओं से संबंधित होता है, तब मैं समझता हूँ कि ये पूरे राष्ट्र में, पूरे मुल्क में हर वोटर को ये कहीं ना कहीं से प्रभावित करती है, उनको चिंतित करती है। चिंतित इसलिए नहीं करती है कि ये घटना वहां घटी, चिंतित इसलिए करती है अगर इस तरह के लोग चुन के आएंगे तो देश के सभी नागरिकों में डर होगा कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और इस वजह से जो है, इस डर की वजह से जो है उनका जो वोटिंग पैटर्न है वो बदल सकता है। ये वोटर हो सकते हैं कि बीजेपी के भी हों और बीजेपी के न भी हों, पर सामान्य जनमानस पर इसका असर को जो है उसको नकारा नहीं जा सकता है। मैं समझता हूँ कि सामान्य जनमानस में इस घटना का जो असर होगा उनके वोटिंग पैटर्न पे, उनके मानस पे, उसको हम नकार नहीं सकते कि वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे इसको। और इसको देखने की बात है कि ये वोटिंग पैटर्न जो है उससे कितना जो है दूसरी तरफ जाता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी जिस तरह से चुप्पी है, तो कहीं न कहीं बीजेपी इनके साथ होने की वजह से इसके छिट्टे बीजेपी पर भी जरूर पड़ रहे होंगे। तो ये मैं इसको छोटा घटना नहीं मानता हूँ या कर्नाटक ही व्याप्त घटना नहीं मानता हूँ। इसका प्रभाव जो है राष्ट्रव्यापी होने की संभावना है। जी,
और वही मेरा सवाल था कि कहीं इसी भय से तो भाजपा इसको अंडर प्ले नहीं कर रही है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया तो उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। ये आखिरी सवाल। लेकिन निश्चित रूप से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ये लगता है कि किसी एक ऐसे मुद्दे से उनको हर जगह नुकसान हो सकता है तो उसको अंडर प्ले करने की कोशिश करती ही है। और इस वक्त भी जो है हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने सक्रिय रूप से इसका कोई विरोध नहीं किया, जो कि तुरंत करना चाहिए था, जिससे कि शायद उन्हीं को लाभ होता, पर अभी ऐसा हुआ नहीं है। तो इसलिए जो है वो करें चाहे ना करें, देखिए जो राष्ट्र का मानस है, लोगों के मन का मानस है, खास करके महिलाओं का और पुरुषों का भी, इसलिए कि उनके घर के महिलाओं के साथ इस तरह की विभत्स घटना घट सकती है। ये एक डर जो है ये निश्चित रूप से ही पूरे देश में एक असर डालेगी, इतना मेरा जो है आकलन है मेरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.